तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, किंग वो बैटल के लिए आ चुका था और इसे देखते ही जाओ किंग को काफी गुस्सा आता, इसे गालियां मारने लगते और जाओ एम्पायर वाले भी इसे एक नफरत की दृष्टि से देख रहे थे। पर इस दौरान किंग वू यहाँ पर अपना प्रेशर रिलीज करता है। अब आगे और किंग वू को यहाँ पर देखकर यही लग रहा कि जाओ एम्पायर को ये कुछ नहीं समझता। इस दौरान वे कांगलांग भी चिल्लाते कि वुक जुआन, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हम किसी काम के नहीं हैं? बाकी भी जो जनरल्स थे वो आगे बढ़ते हैं, पर किंग वू इन्हें इग्नोर मार देता है। इसका जो मेन फोकस था वो जाओ किंग पर टिका हुआ था। जाओ किंग भी अपने भाले को निकालते हैं और वुक जुआन की तरफ बढ़ जाते। मैं अगर किंग वू बोलूं या वुक जुआन, बात एक ही है। अब किंग वू जब देखता है कि ये लोग मानेंगे तो एक पावरफुल जेनेसिस की ऑरा एकदम बाण के समान आगे की तरफ बढ़ा देता है, जो कि रेड कलर का था। और इस समय किंग वू का जो ऑरा था, इसके पीछे में एक हैलो बनने लगा। हैलो मतलब जो परी के बीच में गोल सा होता है ना, ऊपर में दिखता है एंजल्स के ऊपर में, कुछ वैसा। और किंग वू के पीछे जो ये हैलो बना था, इसमें 5 कलर थे। कुछ कुछ ऐसा पगोड़ा टाइप ही समझ लो, जिसमें 5 तल्ले थे। और पूरे बैटल फील्ड पर एक प्रेशर फील हो जाता। ये जो तल्ला दिख रहा था, इसी को डिवाइन ड्वेलिंग लेवल कहते हैं। इसे डिवाइन ड्वेलिंग हैलो भी कहा जाता है। तो जो किंग वू ने डिवाइन ड्वेलिंग का लेवल अचीव किया था, यानी फ्यूचर में जिस लेवल पर ये जा सकते हैं, उसके 5 लेवल्स ही होंगे। और फिलहाल ये डिवाइन ड्वेलिंग के इनिशियल लेवल की शायद पीक पर। जाओ किंग समझ रहे थे कि किंग वो क्या कर रहा है। ये अपने ऑरा को इसलिए दिखा रहा है ताकि इनके जो आर्मी वाले हैं वो पहले ही बैटल हार जाए। हालांकि जाओ किंग अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया था इन्होंने इन 2 सालों में। अल्फा के 8th लेयर पर ये पहुंच गए थे, पर ये शायद नाकाफी था। और एक पावरफुल अटैक जाओ किंग इसमें बनाते हैं, पूरे स्पीयर में मानो अपनी ऑरा भर देते और किंग वू की तरफ बढ़ा देते हैं। किंग वू देखता है और इसका जो 5 कलर डिवाइन ड्वेलिंग था, उसमें से एक पावर निकलता है और हेलो को बीच में ही, स्पीयर को बीच में ही रोक देता है। और प्रेशर की वजह से जाओ किंग काफी दूर जाके पीछे गिरते हैं और हल्का फुल्का खून की उल्टी भी करने लगते हैं। डिफरेंस साफ क्लियर था, दोनों के पावर लेवल में बहुत बड़ा अंतर था। और इस समय वे कांगलांग और बाकी लोग भी चिल्लाते हैं कि योर मैजेस्टी। और वहीं दूसरी तरफ किंग वू की जो आर्मी थी वो एक ही चीज चिल्ला रही थी कि हमारे राजा इनविंसिबल है। अब इस समय जाओ किंग के आसपास किन यू, जनरल वगैरह सभी खड़े थे और किन यू की आंखों में आंसू था। इधर किंग वो फिर से बोलता है कि जाओ किंग, मैं तुम्हें आखिरी चॉइस देता हूँ, अभी भी खुद को मार लो, तुम्हारी आर्मी तो बच जाएगी, तुम्हारे लोग बच जाएंगे। पर यहाँ के जो लोग ही थे वो तैयार नहीं थे कि हम आखिरी तक फाइट करेंगे। अब किंग वो को भी मजाक मस्ती सोचता है, गुस्सा भी आता है कि ठीक है फिर, और ये अपनी आर्मी को आदेश दे देता है कि खत्म कर दो। तो एक भयंकर बैटल दोनों तरफ से छिड़ चुका था। और इस दौरान जाओ किंग अपनी वाइफ केन्यू को बोलती कि सब मेरी गलती है, काश मैं इतना पावरफुल होता। पर केन्यू भी कहती अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारा बेटा युवानेर वो बड़ा हो चुका है। और ये दोनों मतलब एक तरह से आंखें बंद करने लगते हैं कि अब ये हमारा आखिरी समय है। अब कई सारे बैटल से ये ब्रोकन ड्रैगन सिटी को भेदने ही वाली थी, तभी अचानक से एक स्ट्रेंज नॉइज को सुना जा सकता था, जो कि यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ रहा था। वो एम्पायर के भी बहुत सारे लोग उस तरफ देखते हैं, इवन जाओ कांगलांग वगैरह भी उस तरफ देखते हैं। किंग वो भी इस समय उसी तरफ देख रहा था। एक पावरफुल और इस नदी के रास्ते पड़ रही थी, किसी को समझ में नहीं आता ये क्या चीज है। और इस बवंडर रूपी वेब के सामने इसके पीछे कोई खड़ा था। लोग देखते एक बंदा इस नदी के ऊपर मानो चल रहा हो, काफी धीरे चल रहा हो, पर स्पीड की एक चीज थी कि कहीं पर ये दिखता था, फिर पलक झपकते 100 मीटर दूर अगली बार दिखता था। किन यू इस लड़की को पहचान जाती। जाओ किंग भी इस समय कांपने लगा, ये तो युवानेर है। और ये सच में युवानेर ही था, जिसके पीछे में इसका युवान ब्रश को देखा जा सकता था। और ये गाली मारता है कि तुम वो फैमिली के कुत्ते, तुम मेरे जाओ एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहते, मुझसे पूछा क्या। अब यहाँ पर वी कांगलांग और बाकी जनरल भी शॉक्ड थे। ब्लैक वेनम किंग भी उस तरफ ध्यान से देखता है, क्योंकि इस फिगर को ये जानता था, इसी की वजह से तो यहाँ पर ये फंसा हुआ है। और जो भी था ये, यानी अपना युवान, पहले से काफी स्ट्रांग और मैच्योर दिख रहा था। किन यू थोड़ी सी निराश हो जाती, खुशी तो थी, पर ये मेरा बेवकूफ लड़का ये यहाँ पर आया क्यों। जाओ किंग भी देखते हैं कि लड़का मैच्योर हो चुका है। अब जब जाओ युवान इधर आ रहा तो वो फैमिली के जो सोल्जर्स, पावरफुल जनरल्स थे, वो भी एक प्रेशर तो फील करते ही हैं। पर फिर भी इनको मालूम इनके किंग डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे है, तो आज तो कुछ भी हो जाए, जाओ एम्पायर तो खत्म ही है। अब किंग वो भी इस समय जाओ युवान की तरफ देख कर कहते तो तुम जाओ युवान हो। और इनके मन में एक ही सवाल आता है कि ये अगर यहाँ पर आ गया तो वो वांग कहाँ पर है, क्योंकि इनको पूरा प्लान पता था कि वो वांग जाओ युवान को मारने वाला है। अब युवान यहाँ अपना जो सेक्रेट ड्रैगन की था उसे रिलीज करता है और इस बंदे को भी एक अलग ही नफरत से देख, क्योंकि इसी की वजह से
जो ड्रैगन रिजेंटमेंट पॉइजन है इसकी बॉडी में, इसी की वजह से था। युवान यहाँ पर एक मिरर निकालता है जिसमें जो इसका बैटल हुआ था वो वांग के साथ, उसे देखा जा सकता। अब लोगों को समझ में आ जाता, तो वो वांग मारे गए। किंग वू का एक्सप्रेशन देखने लगा कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया, इवन उसकी स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय कर दी। युवान भी हंस के कहता है कि ये सब दुश्मनी तो आप ही की वजह से शुरू हुई थी। फिलहाल किंग जो गुस्सा था उसे कैसे भी करके दबाते और कहते, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने सैक्रेड ड्रैगन की तो लिया पर तुम्हें मारा नहीं। पर कोई बात नहीं, अभी मार देता हूं। और ये बहुत सारी धमकियां देता है युवान, पर युवान को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जाओ एम्पायर को डिस्ट्रॉय करो, वो शायद पहले कर सकते पर मेरे रहते हुए। किंग वो भी हंसता है कि तुम क्या ही कर लोगे, अगर तुम होशियार होते तो यहां पर आते ही नहीं। जाओ फैमिली के लोग और आर्मी के लोग युवान की तरफ देख रहे थे। युवान बातें तो बड़ी कर रहा है, पर अगर ये डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में नहीं है तो ये किंग वू को संभाल नहीं सकता। और किन यू यानी इसकी माँ काफी चिंतित थी। और इस समय किंग वू एक पावरफुल पाम अटैक प्रिंस युवान की तरफ बढ़ा देता है, जो कि अल्फा स्टेज के बंदों के लिए आराम से मारने के लिए काफी था। अब ये जो पाम अटैक था जाओ युवान के करीब आता है। युवान की भी बॉडी से जेनेसिस की बाहर निकलता है और युवान जहां पर अभी खड़ा था वहां पर नीचे गड्ढा बन चुका था। किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है। धीरे धीरे वो पाम अटैक गायब हो जाता है और थोड़ी समय में जाओ युवान अभी भी वहां पर दिख। लोग अब अंदाजा लगाने लगते कि क्या मतलब कि प्रिंस युवान भी डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में एंटर कर चुके हैं। और इतनी कम उम्र में युवान के पीछे भी एक फैमिलियर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दिखाई दे रहा था। और इस समय वी कांगना सबसे ज्यादा मानो खुश यही हो कि हमारे हाइनेस, हमारे प्रिंस डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर आश्चर्यचकित कोई तो वो था ब्लैक वेनम की। ये लड़का कुछ समय पहले हेवनली स्टेज पे था, शायद वो अल्फा स्टेज के नीचे वाला जो लेवल होता, और इन 2 सालों से कम समय में ये डिवाइन ड्वेलिंग पर पहुंच चुका है। सभी लोग इस समय जाओ किंग को कांग्रेचुलेट करने लगे। जाओ किंग खुद भी समझ नहीं पा रहे थे और किन यू इनके आंखों में एक अलग इमोशन था कि युवान ने काफी मेहनत किया होगा, वो सोया भी कम होगा और इनके मानो दिल में एक दर्द सा होता है। पर जाओ किंग इस समय एक चीज से और हैरान था कि जो डिवाइन ड्वेलिंग युवान के पीछे दिख रहा था वो अलग था, उसके कलर भी अलग ही और लेवल्स भी उसमें शायद कई सारे। किंग वो की भी नजरें उस हेलोस पर फिक्स, डिवाइन ड्वेलिंग पर फिक्स थी। इसे भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन यही था कि जाओ युवान वो अल्फा और जिन के पीक पर है। दूसरी बात ये, इसे ये चीज समझ में नहीं आ रहा क्योंकि युवान का जो डिवाइन ड्वेलिंग था यानी वो जो हेलोस थे उसमें से कलर दिख ही नहीं रहे थे। युवान भी अपने हेलोस को देखता है और उसका भी चेहरा थोड़ा अलग हुआ। ऐसा था कि युवान को जब वो वांग के बॉडी का सेक्रेड ड्रैगन की मिल गया जो कि इसका ही, तो रास्ते में आते आते वो एनर्जी को एडजस्ट कर लेता और इसका पावर लेवल काफी तेजी से ऊपर जाता है, यानी कि जेनेसिस की और की स्टार्स। फिलहाल इसके बॉडी में जेनेसिस की स्टार 3 लाख से ऊपर जा चुके थे और उसके बाद इसका ब्रेक थ्रू हो जाता है डिवाइन ड्वेलिंग में। और डिवाइन ड्वेलिंग जब खुलता है, जैसे कि किंग वू के पास 5 लेयर्स थे, इसके 5 तल्ले, पर युवान के टोटल 9 तल्ले थे। युवान को पहले विश्वास नहीं था क्योंकि इसकी बॉडी में जो डिवाइन ड्वेलिंग ट्रेजर वो तो हेवनली पनिशमेंट रून खा जाते थे और उसी जगह पर वो बैठे हुए थे, यानी वो 3rd रून। पर उसकी पावर की ही मदद से ये 9 लेयर शायद बने थे और ये 9 लेयर्स नॉर्मल नहीं थे, शायद काफी हाई लेवल के थे। डिवाइन ड्वेलिंग अगर 9 लेवल का भी है तो उसमें भी शायद कई ग्रेड होते हैं जो कि अभी युवान को नहीं पता है। हालांकि नॉर्मल लोगों में कलर्स आते हैं, यानी 9 अलग कलर्स आएंगे, पर युवान में कलर तो आता है पहले, पर धीरे धीरे वो ग्रेइश कलर का हो जाता है। एक केओटिक एनर्जी उसमें देखा जा सकता था। इसलिए डिवाइन ड्वेलिंग लेवल को यानी हेलोस को केओस हेलोस कहा जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये लगता, जैसे किंग वू वगैरह को, कि इसका जो ये 9 लेयर का हेलो तो है पर शायद काफी वीक होगा क्योंकि कलर ही नहीं है इसमें। तो इसका डिवाइन ड्वेलिंग बेसिकली ट्रांसफॉर्म हुआ था 9 लेयर में बनने के बाद, क्योंकि जब इसने डिवाइन ड्वेलिंग खोला तो पहले उसका कलर ब्लड रेड था ड्रैगन रिजेंटमेंट पॉइजन की वजह से, फिर हेवनली पनिशमेंट रून का भी पावर था और प्लस इसका सेक्रेड ड्रैगन की का भी पावर। युवान बस अपने को दिलासा दे रहा था कि यार ये अच्छा ही होगा। इसे भी नहीं पता था कि इसका क्या लेवल है, क्या कियोस अच्छा है या पूरा। इधर किंग वो अभी भी हंस रहा कि बच्चे अभी अभी तुम जस्ट डिवाइन ड्वेलिंग में पहुंचे हो और मैं इस लेवल पर कई सालों से हूं, तो मुझे तुम हरा नहीं सकते। यानी युवान का जो पावर लेवल था वो डिवाइन ड्वेलिंग के इनिशियल लेवल पर था और वहीं शायद किंग वू इनिशियल लेवल के पीक पर थे। किंग वू यहाँ अपने जेनेसिस की स्टार्स को रिलीज करता है। अब इसे देख करके कांगलंग वगैरह थोड़े चिंतित कि हमारे प्रिंस अभी जस्ट पहुंचे हैं तो उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं हो। जाओ किंग भी सोचते हैं लेकिन हम बैटल पपेट्स को यूज कर सकते हैं युवान की मदद के लिए, यानी तब तक इन आर्मीज को पपेट के द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं। किंग वो फिलहाल तैयार था, उसे युवान को अब यहाँ पर फिनिश करना। ये यहाँ पर एक हैंड सेल बनाने लगता। अब इसका जो डिवाइन ड्वेलिंग ये आगे आ जाता और काफी तेजी से ये रोटेट करने लगता नेचर की ओर एब्जॉर्ब करने का।
इसमें से एक रेड लाइट बाहर निकलती है जो कि धीरे धीरे मानो एक रेड ड्रैगन के समान और डायरेक्टली युवान की तरफ बढ़ने लगती है। युवान भी अपने गोल्डन जेनेसिस की को बाहर निकालता है ताकि इस रेड की से ये फाइट कर सके और युवान इसे काउंटर कर दे। उसके बाद किंग वू की तरफ हंस के कहता है कि आपके लाखों जेनेसिस की फाउंडेशन शायद किसी काम के नहीं है। किंग वू को भी समझ में नहीं आता, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम तो अभी डिवाइन ड्वेलिंग में जस्ट पहुंचे हो, तुम्हारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। और इस समय युवान के जेनेसिस की फाउंडेशन को देख सभी लोग हैरान थे कि इसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग, अभी ये जस्ट पहुंचा है। इसका एक ही आंसर जाओ किंग कहते हैं कि युवान का जो डिवाइन ड्वेलिंग है वो अलग ही लेवल पे है, काफी प्रोफाउंड है, काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कांगलांग को समझ में नहीं आता कि मतलब प्रिंस युवान के जो डिवाइन ड्वेलिंग है उसमें कितने लेयर हैं। जैसे कि किंग वू के 5 हैं, पर युवान का किसी को क्लियर दिखता नहीं है कि उस ऑरा के वजह से जो युवान का हेलो था उसके पास एक अलग ही ऑरा थी, तो कितने लेयर्स है किसी को दिखता नहीं। तो ये लोग बस यही गेस करते हैं कि शायद हमारे प्रिंस का 7 लेयर होगा, कोई 8 तक गेस कर सकता, पर 9 कोई नहीं करता क्योंकि 9 रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माने जाते हैं। वे किंग की यानी कांगलांग की जो बेटी युवान की तरफ एक अलग ही पजल्ड एक्सप्रेशन से देख रही थी कि कुछ समय पहले की तो बात है जब हम मिले थे और ब्लैक वेनम किंग इसके तो पसीने छूट रहे थे और अब ये जाओ किंग से कहते कि मैजेस्टी हमारे प्रिंस काफी खतरनाक है, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। जाओ किंग भी हंस के कहते तो तुम्हें क्या लगा था कि हमारे जाओ एम्पायर को कोई ऐसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ब्लैक वेनम किंग समझ जाता है कि जाओ किंग समझते थे ये क्या सोच, और ये बोलता है कि मैं उतना दूर तक देख नहीं पाया, मैं आपके जैसा नहीं हूं ना। और युवान के भी जो जेनेसिस की स्टार्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो 6 लाख के आसपास। युवान अब रुकता नहीं, ये अपने युवान ब्रश को निकाल और कई सारे शैडो अटैक किंग वू की तरफ बढ़ा देता है। बदले में किंग वू अपने लॉन्ग स्वर्ड को बाहर निकालते हैं जिस पर रेड जेनेसिस की को भर के इस ब्रश ये हेड ऑन कोलिजन करने लगते हैं। पर बैटल कितना भी फियर्स, किंग वू बिल्कुल भी यहाँ पर एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे। युवान इधर अपने मिथिकल सेंट बॉडी को भी अब एक्टिवेट कर चुका, अपनी अटैक की इंटेंसिटी को यह बढ़ाते जाता है क्योंकि युवान अब जो ब्रश घुमा रहा उस पर एक अलग ही प्रेशर, एक माउंटेन का प्रेशर था जो कि मानो किंग वू को भी पीछे फेंक दे रहा था। तलवार तो इन्होंने हाथ में पकड़ा था पर हाथों से अब ब्लड आने लगे थे। और युवान इस समय कहता है कि हालांकि आप डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पर तो, पर शायद वो युवान से काफी वीक जो कि आपका बेटा ही था, क्योंकि युवान को उस समय अपने ट्रम्प कार्ड निकालने पड़े थे और यहाँ पर एकदम वैसा कुछ लग नहीं रहा था। किंग वू को भी गुस्सा, यार एक बच्चा मुझे ऐसा नीचा दिखा रहा है। और अब किंग वू भी कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है मैं बिना तैयारी के आया था। अब इनके बॉडी से जो जेनेसिस की निकलता है वो अलग ही लेवल पर था और इनका जो डिवाइन ड्वेलिंग था जिसमें पहला ही लेयर अभी फिल वो धीरे धीरे दूसरे लेयर तक भर जाता है, यानी कि ये बंदा डिवाइन ड्वेलिंग के मिड स्टेज पर पहुंच चुका था और अपने स्ट्रेंथ को जानबूझकर कैसा कम दिखा रहा था। अब जो इसकी बॉडी से प्रेशर निकलता है वो पहले से काफी ज्यादा था। सीधा सीधा ऐसा रहता है कि जैसे जैसे इंसान का पावर बढ़े डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में, डिवाइन ड्वेलिंग के 3 लेवल्स हैं, इनिशियल, मिडिल और एडवांस। किंग वू के क्योंकि 5 ही लेयर्स डिवाइन ड्वेलिंग में, तो जैसे ये दूसरे लेवल पे एंटर करता तो ये मिड लेवल पे एंटर कर जाता। युवान के लिए कंडीशन अलग होगी क्योंकि इसके टोटल 9 लेयर्स हैं डिवाइन ड्वेलिंग में, तो जब ये 3 लेयर कंप्लीट करेगा, चौथे में जाएगा, तब जा करके डिवाइन ड्वेलिंग के मिड स्टेज में पहुंचेगा। फिर 5-6 जब पूरा कर लेगा तो 7वें लेयर में जब जाएगा तो डिवाइन ड्वेलिंग के एडवांस लेवल पे पहुंचेगा। अब इधर लोग थोड़े से सहम जाते कि अब तो किंग वू को अपर हैंड मिल चुका है क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। और वे कांगलांग इधर फिर से कहते यार ये चोर, ये पहले जैसा ही अभी भी दूर। किंग वू का इधर एक ही मकसद कि जाओ युवान को मार देना ताकि उसके बाद तो ग्रेट जाओ को कोई बचा नहीं सकता। अब इस समय इसके जो 2 हेलोज, टोटल 5 हेलोज में से क्योंकि ये पूरे हो चुके थे तो ये काफी तेजी से रोटेट करने लगते हैं और इस समय इसके जो जेनेसिस की स्टार्स वो 15 लाख के आसपास जा चुके थे और अब जो रेड जेनेसिस की निकल रहा था वो पहले से काफी पावरफुल था। अब इसको काउंटर करने के लिए युवान अपने युवान ब्रश को फिर से यूज करता है, साथ में अपने पाइथन जेनेसिस की को। पर इस यह अटैक इतना पावरफुल था कि युवान को लगभग 100 फीट पीछे फेंक देता है। वो एम्पायर के लोग इस समय काफी खुश थे और इस समय किंग वू बोलता है कि बच्चे तुम डिवाइन ड्वेलिंग में पहुंच गए तो क्या हो, तुम मेरे सामने अभी भी बच्चे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें ड्रैगन ब्लेसिंग्स वापस मिल जाएगी पूरी तरह से, तो तुम सपना देख रहे हो। और इस किंग वो एक टेक्निक यूज कर रहा था, युवान इसे पहचान जाता, मतलब ये हेवन लेवल का कोई जेनेसिस टेक्निक, इसको शायद सैक्रेड ड्रैगन सील कहा जाता और शायद ये किंग वू का ट्रम्प कार्ड, और इस अटैक को ये युवान की तरफ बढ़ा देता है। अब इस चीज का यानी इस टेक्निक का प्रेशर तो युवान पे आ रहा था और इसे ये आसानी से ले नहीं सकता था। युवान इसमें थोड़ा नीचे उतरने लगता है यानी नदी के करीब, और ये ड्रैगन सील इसे फॉलो करता है। जाओ की इस समय काफी नर्वस हो जाते हैं और किन्यू भी
चिंतित थी और ये युवानेर चिल्ला रहे थे। सैक्रेड ड्रैगन सील बेसिकली युवान को सप्रेस कर रहा था और अगर युवान इसे काउंटर नहीं कर पाया तो उसमें ये रिफाइन हो जाएगा। और इधर किंग वू वाले चिल्ला रहे थे कि किंग वू इज इनविंसिबल। वही युवान को दिखाया जाता है जो कि इस बढ़ते हुए प्रेशर के कारण अब अपने मिथिकल सेंट बॉडी, ओमेगा सेंट स्पिरिट आर्ट, सिल्वर शैडो, अर्थ सेंट रोल, बाकी जो भी पावर्स थे उन्हें एक्टिवेट करने लगा और एक अलग ही लेवल का प्रेशर इस रिवर के अंदर से आता। और इस समय एक पाम जो कि सिल्वर आर्मर में कवर्ड था इस ड्रैगन सील पर एक मुक्का मारता और जो सील ये पलक झपकते अब डिस्ट्रॉय हो जाता। किंग वो एक बार फिर से इस सील को एक्टिवेट और ज्यादा प्रेशर के साथ, पर अब काम नहीं आ रहा था। और युवान कहता तो ये तुम्हारा आखिरी ट्रम्प कार्ड। युवान इस समय ऊपर आ रहा था और इसके पीछे में 2 पंख देखे जा सकते थे। सिल्वर आर्मर तो कवर था और उसकी आंखों में बिल्कुल इमोशन नहीं था और ये कहता कि अगर ये आपका आखिरी ट्रम्प कार्ड तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ किंग काफी खुश कि इनका बेटा सच में कुछ भी कर सकता है। अब किंग वू के भी दिल में एक अलग ही अनईजीनेस बाहर निकलने लगा था। ये काफी चिंतित हो जाते, अंदर से एक डर सा था, मानो उन्होंने भूत देख लिया हो, और ये पीछे हटने लगा। पर जैसे ये पीछे हट, युवान इनको अपने युवान ब्रथ अलग अलग एंगल से पूरे अटैक्स करने लगा। किंग वू इसे काउंटर करने की कोशिश करते, पर युवान के जो अटैक्स काफी पावरफुल थे। मिथिकल सेंट बॉडी, ओमेगा सेंट स्पिरिट आर्ट, अर्थ सेंट रोल, मजाक नहीं था। और जाओ युवान अब इन्हें सप्रेस करने लगा और युवान इस बिल्कुल भी मूड में नहीं था बख्शने के। और ये मिलियन वेल रूल का भी पावर यूज करता है। कई सारे फेल्स जिनके शैडोज अब किंग वू पर अटैक करने लगे थे और किंग वू की बॉडी से अलग अलग जगह से ब्लड बाहर निकलने लगा था। और युवान फिर से कहता है कि कुत्ते, तुमने जब मेरे ड्रैगन की लिया था तो तुमने सोचा था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। किंग वू इस समय फिर से कहते, मैं एक ही चीज का रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ड्रैगन की तो लिया पर तुम्हें छोड़ा क्यों। और युवान भी इस समय कहता, एक चोर हमेशा चोर ही रहेगा। किंग वू इस समय अब काफी तेजी से यहाँ से भागने लगा था और युवान पीछा कर रहा था और अपने ब्रस्ट को सीधा इनकी तरफ बढ़ा देता है। ये फिर से यह अटैक इनको हिट करता है और इनका जो हाथ इसे इंजर्ड कर देता है। और युवान एक ही चीज कह रहा था, तुमने मेरे पापा के हाथ को काटा था, डिस्ट्रॉय किया था, मैं तुम्हें छोड़ सकता। मेरी माँ का जो लाइफ फोर्स है उसे रिड्यूस कर दिया था, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, हो ही नहीं सकता। और युवान इस तरह अपने युवान ब्रश से किंग वू को 2 भागों में काट देता है और ये बोलता है, जब इस बार काटता है तो ये मेरे लिए था, जो तुमने मेरी बॉडी में ड्रैगन रिजेंटमेंट पॉइजन छोड़ दिया था मुझे सफर करने के लिए। लेकिन ये बोलता है, मैं तुम्हें थैंक्स भी बोलता हूँ कि तुमने जो किया मेरे साथ, उन कठिनाइयों की वजह से मैं इतना इवॉल्व हो। अब किंग वू को भी गुस्सा कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो, पर अब मैं मरने से पहले मैं तुम्हें लेके मरूंगा। और इस समय ये अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता। डिस्ट्रक्शन के कारण हालांकि युवान काफी पीछे आके गिरता, पर सिल्वर आर्मर के कारण ये सुरक्षित। लेकिन फिर भी जो शॉक वेव्स उसके कारण ये थोड़ा खून की उल्टी करने लगता है। और युवान जानता इसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट इसलिए की ताकि यहाँ से बच के भाग सके और अपने स्पिरिचुअल सेंस से किंग वू के स्पिरिट को फील कर लेता है। और इस समय किंग वू भाग रहा था और मन ही मन कह रहा था, युवान अगली बार मैं लौटूंगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। किंग वू चिल्लाता कि अपनी आर्मी को कि यहाँ से निकल जाओ। ग्रेट वू एम्पायर यह हार चुका था और इस समय युवान के जय जयकारे होने लगे थे कि हमारे प्रिंस इनविंसिबल है। जाओ किंग के चेहरे पर एक अलग ही इमोशन देखा जा सकता। युवान इस समय नीचे उतरता है और अपने मम्मी पापा से मिलता। किन्यू तो काफी खुश, पिता खुश से, पर माँ के इमोशंस अलग ही होते हैं। और ये सीधा पूछती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जाओ युवान तुरंत इन्हें हक करता है और कहता है, मम्मी मैं ठीक हूँ। जाओ किंग भी काफी खुश कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, जिम्मेदारियां लेने लगा है। बदले में युवान भी कहता है, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ और अपने देश को कैसे छोड़ सकता, प्रोटेक्शन तो मेरी जिम्मेदारी है। अब इस समय इनका एक अलग ही फैमिली वाला रीयूनियन चल रहा। और युवान इस दौरान कहता है कि फादर, हम किंग वू की आर्मी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, बाद में फिर भी एक बड़ा डेंजर हो सकता है और किंग वू की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है, फ्यूचर में वो वापस आ सकता। तो मैं इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहता, क्योंकि मेरे बॉडी से जो सैक्रेड ड्रैगन की ब्लेसिंग्स ली गई थी वो 3 भागों में बांटी गई थी किंग वू के द्वारा। वो वांग वाला तो पोर्शन मैं ले चुका हूँ, पर अभी भी 2 पार्ट बाकी है। अब जाओ किंग भी समझ जाते हैं और अपने कमांडर्स वगैरह वे कांगलंग वगैरह की तरफ देखते हैं कि इस समय हमें पूरे वो एम्पायर को ही खत्म कर देना कि बाकी आगे प्रॉब्लम ना हो। और इस दौरान ये युवान से कहते हैं कि तुम रेस्ट कर सकते हो, पर युवान बोलता है, अभी जब तक किंग वू है तब तक मैं रेस्ट नहीं कर सकता, बाकी आप लोग देख लो। किन्यू फिर से ऐसे कहती है कि सावधान रहना, वो बंदा बहुत धूर्त है। युवान यहाँ से अब उस तरफ बढ़ जाता है जहां पर किंग वू भागा था और जाने से पहले कहता है कि फादर, मैं ग्रेट वू एम्पायर के जो मेन सिटी है वहां पर आप लोगों का वेट करूं, वही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इधर वो एम्पायर की जो आर्मी ये अपने सिटी लौट और इनके एम्पायर वाले भी यानी नॉर्मल लोग हैरान थे कि ये लोग हार कैसे सकते हैं।
और इन्हें ये भी पता चल चुका था कि किंग सीरियसली इंजर्ड है, खास करके यहाँ के मिनिस्टर्स जो कि पहले जाओ एम्पायर में मिनिस्टर हुआ करते थे। अब उन्हें भी थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था, और जाओ एम्पायर का जो काउंटर अटैक, उन्हें इसका न्यूज़ भी मिल जाता है। अब ये जो न्यूज़ पूरे कांगमांग कॉन्टिनेंट में फैलने लगता है कि वो एम्पायर हार चुका है। इधर कांगजुआन सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर बेल बजता है, और जाओ युवान ने वू वांग को हरा दिया, किंग वू को भी हरा दिया। ये भी न्यूज़ पता चल जाता। और जो इसके जूनियर्स थे युवान, वो बस एक ही चीज़ कह रहे थे कि हमारे सीनियर प्रिंस युवान इनविंसिबल है। ये न्यूज़ किंग चान, चू की, कॉन्गशेंग वगैरह को सभी को मिल चुका था। और येगे को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के साथ, और कहता है कि उसने किंग वू को हरा दिया है, जो कि शायद मिड स्टेज में था। यानी युवान का जो डिवाइन ड्वेलिंग हो उसमें 8 हेवेंस यानी 8 लेयर तो कम से कम बने होंगे। 8 लेयर्स भी पूरे कांगजुआन कॉन्टिनेंट हेवन में रेयर ही माना जा सकता है। और चूकिंग भी कहते हैं उसका कल्टीवेशन काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, हमें भी अब अपना कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ेगा। इस दौरान किंग चान भी कहती है कि सेक्ट मास्टर ने कहा कि आपको अभी कल्टीवेशन करना पड़ेगा, आपको जल्दी ही डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में जाना पड़े, और मिनिमम 8 लेयर्स तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो वो आपको बाहर वाले माउंटेन पर टीचर बना देंगे। चूकिंग कहते यार ये युवान, इसकी वजह से अब मुझ पे भी प्रेशर आने लगा, क्योंकि चूकिंग थे तो बहुत आलसी, बाकी भी चोजन वंश के, यार हमें मेहनत तो अब करना ही पड़ेगा। इधर सभी पीक मास्टर और सेक्ट मास्टर को तो पता ही चल चुका कि युवान ने एक अलग ही कारनामा कर दिखाया, और ये बंदा सच में जीनियस है। और यही सोच रहे थे सेक्ट मास्टर किंग यान कि शेंग युवान को जब ये पता चलेगा तो वो क्या सोच रहा होगा। इस दौरान शेंग युवान सभी लोगों से कहते कि मेरे साथ किंग यान कि शेंग युवान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, उसका कुछ और मकसद है। किसी को पता नहीं था कि वो क्या प्लान कर रहा है, पर कुछ बड़ा ही था। इधर सीन शिफ्ट होता है और सैक्रेड पैलेस को दिखाया जाता है। इन्हें भी पता चल चुका था कि यार वो वू हुआंग और किंग वू किसी काम के नहीं थे, पर फिर से कहता है ये तो मेरे बस प्यादे थे, क्या ही फर्क पड़ता है, जो काम था इन्होंने पूरा कर दिया। और फिर से ये एक क्रिस्टल बॉल की तरफ देखता है और कहता है कि अब सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग का जो बैटल है वो शुरू होने वाला है। फिर ये कहता है कि एंसेस्टर कांग जुआन, आपने जो प्लान किया था अब इस बार मैं उसे काउंटर कर दूंगा। इधर सीन शिफ्ट हो और किंग वू के स्पिरिट को दिखाया जाता, जिनके स्पिरिट के आसपास 2 हेलेस को देखा जा सकता था, बाकी 3 मतलब 5 थे, पर वो खाली थे। और ये जाओ क्लैन को कर्स कर रहे थे कि यार ये लोग मानेंगे नहीं, मुझे उस बच्चे को पहले ही मार देना था। और किंग वू ने कुछ और प्लान किया था कि मुझे उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा सिटी की तरफ, जहाँ पर उसने कुछ बड़ा प्लान करके रखा था। और इस दौरान ये इसके पास एक और सीक्रेट ट्रेजर है जिससे अपनी फिजिकल बॉडी को बना सकता है, और यहाँ पर यानी अपने घर में शायद ये युवान को हरा सकता है। कुछ होंगे इसके पास ट्रेजर्स। किंग वू जहाँ पर भी था ये वहां से गायब हो जाता है, और आधे घंटे के बाद युवान यहीं पर पहुंचता, और जो औरत थी उसे ये फील कर सकता था, ये समझ जाता है कि किंग वू अपने एम्पायर की कैपिटल की तरफ बढ़ा है। और युवान जानता था कि उसने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, फिर भी युवान उसी तरफ बढ़ जाता है। कुछ दिन भागने के बाद किंग वू फाइनली अपनी कैपिटल पहुंच जाता है, और उसके कैपिटल का भी हाल काफी बुरा दिख रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास भी न्यूज था, तो कई लोग तो कैपिटल छोड़ के भाग रहे थे। इसके पास जो ट्रेजर था जो इसकी फिजिकल बॉडी को बना सकता, उसे ट्रेजर लोटस पेस्ट कहा जाता है, और शायद उसे अब ये यूज करना ही था। तो सीधा ये रॉयल पैलेस की तरफ भागता है, पर जब ये उस तरफ पड़ता है तो वहां पर नॉर्मली गार्ड्स होते, पर आज कोई नहीं था। अब इसे डर लगता कहीं इसके ट्रेजर भी तो गायब नहीं हो गए, पर जब ये पहुंचता है तो शायद वो चीज सुरक्षित, यानी दरवाजे वगैरह बंद, पर जब अंदर एंटर कर तो जो ट्रेजर लोटस पेस्ट वो वहां से गायब। और इसे काफी गुस्सा था कि किसने चुराया होगा, ये जिसने भी चुराया होगा जानबूझ के चुराया होगा, पर इसने उस लोटस पेस्ट पर अपना एक मार्क छोड़ा, तो जहां भी होगा ये उसे ढूंढ सकता था। अब ये कोई सीक्रेट टेक्निक यूज करता है ताकि उस चीज का लोकेशन ये ढूंढ सके। अब जब ये आंखें खोलता है उस टेक्निक को यूज करने के, तो हैरान कि जो ट्रेजर जिसने भी चुराया है वो अभी भी इस रॉयल पैलेस के अंदर ही है। अब फिलहाल किंग वू उस लोकेशन की तरफ बढ़ जाता है कि तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। और जब उस लोकेशन पे पहुंचता है तो बेसिकली वो लाश वाली जगह थी जहां पर लाशों को दफनाया जाता है। ये किंग वू के क्वीन का टॉम था, और यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी लाल कपड़ों में, जिसने एक अल्कोहल का बॉटल रखा था, और वहां पर ये अपनी माँ को पिला रही थी, क्योंकि ये किंग वू की ही लड़की थी जिसका नाम वू याओ था। दिखने में ये काफी सुंदर थी, पर इसके चेहरे पर एक कोल्ड ऑरा को देखा जा सकता था, मानो ये एक प्रिंसेस हो। सच में तो थी, पर सुंदर भी ऐसी थी कि क्या ही बताओ। किंग वू भी चौंक जाता है कि वू याओ तुम कब आई, यहाँ पे क्या कर रही, तुम तो हुआन हेवन में थी। अब किसी को पता नहीं तो मैं एक बार और बता देता हूँ। तो जो प्रिंस युवान का वर्ल्ड है इसे हम टियान युवान वर्ल्ड कहते हैं, और इसे 9 भागों में बांटा गया, और उसमें कांगजुआन हेवन जहाँ पर अपना प्रिंस युवान रहता, कांगजुआन हेवन के भी कांगमांग कॉन्टिनेंट, तो वैसे ही एक दूसरा हेवन है जिसे हम हुआन युवान हेवन कहते हैं, वहां पर ये लड़की रहती है।
और किंग वो काफी खुश होता है कि चलो अच्छी बात है तुम आ गई, जाओ ग्लेन को हम मार सकते। पर इस लड़की को ऐसा लगता है मानो इसने कुछ सुना ही ना हो। किंग वो को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये कहते तुम कर क्या रही हो। अब वो याओ एन की तरफ देखती है और कहती, फादर आपको याद है कि मम्मी कैसे मरी थी। अब यहाँ पर स्टोरी पास्ट में जाती है, बहुत साल पहले। बस किंग वू ने उस समय जाओ एम्पायर को जस्ट हराया था, उसके बाद का ये समय था। और यहाँ पर एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा लड़का येलो क्लॉथ्स में था और काफी एरोगेंट। ये था वू हुआंग, और अपने आसपास के गार्ड को ये मार रहा था जब से इसे सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स मिल गया था। और इसे देखकर किंग वू काफी खुश थे कि मेरा बच्चा काफी अच्छा कर। किंग वू के बगल में एक एल्डर थे ब्लैक कपड़ों, वो भी बोल रहे थे कि ये हमारा प्रिंस जीनियस है। इसे अभी कल्टीवेशन को 2 साल हुए पर इसने 7 मेरिडियंस खोल लिए हैं। वो हुआंग भी स्माइल कर रहा था और इस दौरान इसकी नजर थोड़ी दूर पे जाती है जहां पर एक लड़की खड़ी थी जो कि मानो छोटी बच्ची थी, इसी के जैसी थी पर दिखने में बचपन से ये सुंदर थी। ये थी वू याओ जो कि वू हुआंग की बहन थी। किंग वो भी इसकी तरफ देखते हैं। इनको भी अपनी बेटी से काफी उम्मीदें थी। सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स को इन्होंने वू याओ को भी दिया था पर इसका वैसा कुछ नहीं हो रहा था, पावर बढ़ नहीं रहा था। वो हुआंग के बॉडी जो सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स था वो अवेकन हो चुका था, पर इस लड़की के अंदर 2 सालों के बाद भी कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं था। और किंग वो यही सोचते थे शायद मेरी बेटी का जो बॉडी है सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स के लिए सही नहीं है। दोनों साथ में ही जन्मे थे, तो वो हुआंग और वो याओ आज के दिन में 8 साल के होने वाले थे। और ये लोग कल्टीवेशन बैप्टिज्म की तैयारी कर ताकि वो याओ भी अपने बॉडी में जो ड्रैगन ब्लेसिंग है उसे अवेकन कर पाए। और ये सोचते हैं अगर इस बार भी ये नहीं कर पाई तो इसके अंदर का भी जो ड्रैगन ब्लेसिंग है ये वो हुआंग को दे देंगे। पर जब ये बात वो एल्डर सुन तो वो भी डर जाते कि मैजेस्टी ऐसा नहीं कर सकता। अगर प्रिंसेस की बॉडी से वो पावर निकाला तो उनका कोर डैमेज हो सकता, शायद वो बाद में कल्टीवेट भी ना कर पाए। किंग वो कहते क्या ही फर्क पड़ता, अगर वो कल्टीवेट कर पाए या ना कर, वो प्रिंसेस है तो अच्छे घर में उसकी शादी हो ही जाएगी। एल्डर भी ये सुनकर के शांत हो जाते और मन ही मन बस ये सोच रहे थे कि प्रिंसेस बस इस पावर को जगा ले, नहीं तो उनके साथ गलत होगा। इस दौरान वो याओ को दिखाया जाता जो कि एक बर्ड को देख रही थी जो थोड़ा इंजर्ड थी, तो उसे ये प्रोटेक्ट कर रही थी। पर वो वांग आके इस बर्ड को मार देता और ये बेसिकली वो याओ को बुली कर रहा था। पर इसकी मॉम आकर के वो वांग को समझाती है और वो याओ जो कि अभी रोने लगी अपने माँ के पास आके सिमट जाती। और ये इस समय वो वांग से कहते कि माफी मांगो वो याओ से। अब वो वांग कहते ये इतनी वीक है तो मैं क्या करूं। क्वीन को भी काफी गुस्सा, पर तभी किंग वो आ जाते हैं और कहते हैं अरे बच्चे खेल रहे थे जाने दो। और वे ये क्वीन से कहते हैं कि तुम वैसे भी बीमार चल रहे हो तो रेस्ट करो। क्वीन भी जानती थी कि जो किंग है वो वांग को ज्यादा केयर करते, यानी इनकी नजर में जो वीक है वो काम का नहीं है। और किंग वो इस दौरान वो याओ को बताते हैं कि कल तुम्हारा 8वां जन्मदिन, तो तुम्हें कल्टीवेशन बैप्टिज्म मिलेगा, तुम्हें सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स जगाना है, इस बार तुम फेल नहीं हो सकते, समझ रही हो। वो याओ थोड़ा सा डर जाता। इसके बाद किंग वो वांग को लेकर चले जाते। अब क्वीन भी वो याओ से कहती है तुम्हें कल सक्सेसफुल होना पड़ेगा, ये तो तुम आगे क्या करोगी, क्योंकि ये जानती थी कि किंग वो क्या सोच रहे होंगे। और ये हमेशा से उस विरोध में थी जो कि उन्होंने किया था प्रिंस युआन के साथ, क्योंकि ये अच्छी लेडी थी। वो याओ भी कहती कि मम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं अगर वो वांग को देखूंगी तो छिप जाऊंगी। और क्वीन इस दौरान ये कहती है कि मेरे पास शायद ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम लोगों को बड़ा होते देख पाऊंगी। और ये वो याओ से कहती है कि मुझे एक चीज प्रॉमिस करो, और तुम्हारे बॉडी में जो तुम्हारा पाओ तुम उसे अवेकन करोगी और खुद को प्रोटेक्ट करो ताकि तुम्हें कोई फ्यूचर में बोली ना कर पाए। वो याओ को समझ में नहीं आता, ये बोलती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती। और क्वीन इस समय मन ही मन सोच रही थी कि मैं जो सोच रही हूँ बस वो ना हो, मतलब किंग वो वैसा ना करे। इधर अगले दिन की सुबह होती और हॉल यानी रॉयल पैलेस के 2 पूल्स बनाए गए थे। वू वांग और वू याओ दोनों थे। वू याओ थोड़ी डरी हुई और वहीं वू वांग ये काफी ज्यादा इम्पेशेंट कि जल्दी से मुझे इसमें नहाना है। और जैसे किंग बोलते वू वांग तो तुरंत ही छपाक से कूद जाता है और इसमें जो प्योर जेनेसिस की था ये उसे एब्जॉर्ब करने लगा। वू याओ थोड़ा सोचती है, किंग वू की तरफ और क्वीन की तरफ देखती। अब देखती कि कोई कुछ कर नहीं रहा है तो इसे अंदर एंटर करना पड़ता है। आधा घंटा लगभग बीत जाता है और वो वांग के जो पुल में था उसमें अलग ही फ्लक्चुएशन होने लगा, यानी इसका जेनेसिस की काफी तेजी से बढ़ रहा था। और इसका 8वां भी जो मेरिडियन था वो अनब्लॉक हो जाता है। और किंग वो काफी खुश थे कि 2 सालों में इनके बच्चे ने 8 मेरिडियंस अनब्लॉक कर लिए थे। और वही वो याओ के पुल में कुछ वैसा नहीं हो रहा था। समय बीतते जाता है और वो याओ चिल्लाती कि मुझे अब बाहर निकलना है, क्योंकि पानी भी थोड़ा गर्म था। किंग वो अब यहाँ से चले जाते क्योंकि वो याओ फेल हो चुकी थी। सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, बस क्वीन थी जो कि अपनी बेटी को निकालती और इसे दूसरे कपड़े पहनाती और अपनी बेटी को समझाती कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए चिंतित थे। इधर हॉल के बाहर में किंग वू को दिखाया जाता और उनके बगल में वो ब्लैक वाले एल्डर भी थे। और इस एल्डर से एक है कि वो प्रिपरेशन शुरू करिए। वू याओ के बॉडी
जो ब्लेसिंग्स है आज रात में हम वो वू वांग को दे दें, क्योंकि वो काबिल ही नहीं है उसके। ब्लैक एल्डर अब कर भी क्या सकते, उनको मानना पड़ता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।